हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मानव जनन। मानव जनन में हम लोगों ने शुरुआत में जो पहला वीडियो था उसमें जो है प्रजनन के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने ओजेनेसिस की प्रक्रिया पढ़ी और फिर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पढ़ी। अब आगे से हम आज पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो नर जनन तंत्र को पढ़ने से पहले नर जनन तंत्र में भाग लेने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। तो ये जो नर जनन तंत्र के अंतर्गत आने वाले अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, तो वो दो प्रकार से मौजूद होते हैं। एक मेल के अंदर यानी नर के अंदर, जैसे कि नर जनन तंत्र में एक तो पेयर्ड ऑर्गन पाए जाते हैं यानी जोड़ीदार अंग पाए जाते हैं, और एक तो अनपेयर्ड ऑर्गन पाए जाते हैं यानी कि जोड़ीदार अंग नहीं पाए जाते, सिंगल ऑर्गन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यह जो नर जनन तंत्र है तो यह स्थित कहाँ होता है, इसका पोजीशन क्या है। तो मानव शरीर में यह जो है श्रोणि क्षेत्र यानी पेल्विक रीजन में स्थित होता है। कौन? यह जो नर जनन तंत्र है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इसमें जो पेयर्ड ऑर्गन है, तो पेयर्ड ऑर्गन यानी जोड़ीदार जो अंग है, तो जोड़ीदार अंगों में आपका वृषण है, टेस्टिस है, अधिवृषण है, इपिडिडाइमिस है, नर जनन वाहिनियां है, वासा डिफरेंसिया है, शुक्राशय है, सेमिनल वेसिकल है, स्खलन नलिकाएं हैं, इजैकुलेटरी डक्ट है और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां हैं। ये तो हो गया आपका पेयर्ड ऑर्गन। इसके बाद अनपेयर्ड ऑर्गन में आपका है वृषण कोश, स्क्रोटल सैक, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा और शिश्न आपका पेनिस। तो ये पेयर्ड और अनपेयर्ड ऑर्गन अंग जो है एक नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या करते हैं, रचना करते हैं। हमने यहाँ पे फिगर बना रखा है टीएस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का जो टीएस है उसके बारे में बना रखा है, क्योंकि मानव जनन तंत्र में जो मुख्य पेयर्ड ऑर्गन होता है उनमें जो मुख्य पेयर्ड ऑर्गन है वो आपका है टेस्टिस यानी वृषण। तो आगे से हम बारी बारी से एक एक जो है अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वृषण के बारे में, टेस्टिस के बारे में। तो जो सबसे पहला जो है नर जनन तंत्र में जो ऑर्गन है नर का, वो है टेस्टिस। तो टेस्टिस के बारे में हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो मनुष्य का टेस्टिस होता है यानी वृषण होता है, वो संख्या में तो एक जोड़ी होता है और प्राथमिक जननांग होता है। इसको ध्यान दीजिए, ये जो टेस्टिस होता है मनुष्य का, एक जोड़ी और प्राथमिक जननांग यानी केवल एक अकेला प्राथमिक जननांग होता है मनुष्य का, और शेष जितने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो सेकेंडरी क्या होते हैं, वो सेकेंडरी जननांग होते हैं यानी द्वितीयक जननांग होते हैं। उसके बाद अगर हम टेस्टिस वृषण के फंक्शन की बात करें, काम की बात करें, तो एक तो इसका काम है शुक्राणुओं का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, और दूसरा काम है जो नर हार्मोन एंड्रोजन है और सबसे प्रमुख एंड्रोजन जो टेस्टोस्टेरॉन है उसका स्राव करना। तो टेस्टोस्टेरॉन के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो टेस्टोस्टेरॉन होता है यह नर हार्मोन के रूप में जाना जाता है, और जब नर मेल अपने प्यूबर्टी अवस्था में प्रवेश करता है यानी कि जब नर में किशोरावस्था चालू होता है, तब इस टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है। और यह जो टेस्टोस्टेरॉन है यह नर में जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं उनके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। यानी यह नर में दाढ़ी मूछों को उगाने में, कंधों को चौड़ा करने में, आवाज के भारी होने में क्या करता है, मदद करता है। कौन? यह जो टेस्टोस्टेरॉन है। उसके बाद अगर हम इसके उत्पत्ति की बात करें, ओरिजिन की बात करें, टेस्टिस के ओरिजिन की बात करें, तो इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। किससे होती है? भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। और इसकी जो आकृति होती है वो अंडाकार होती है यानी कि ओवल होती है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज में इसका जो लेंथ होता है, इसकी जो लंबाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। और इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग गुलाबी होता है यानी कि पिंक होता है।
अगर हम इसके विड्थ की बात करें यानी चौड़ाई की बात करें तो टेस्टिस की जो चौड़ाई होती है वह 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। अब इसके बाद अगर हम इसके पोजीशन की बात करें, टेस्टिस के पोजीशन की बात करें, स्थिति की बात करें, तो हमारा जो टेस्टिस होता है यह दोनों वृषण उदरीय गुहा के बाहर एक थैले में स्थित होते हैं जिसे हम बोलते हैं वृषण कोश यानी स्क्रोटम सैक। तो हमारे दोनों वृषण, दोनों टेस्टिस शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना यानी कि वृषण कोश में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। उसके बाद यह जो वृषण कोश है हमारा यानी स्क्रोटल जो सैक है, यह करता क्या है मानव शरीर में, तो यह तो एक तो ताप का नियंत्रक का काम करता है यानी ताप नियंत्रक का काम करता है, यानी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। और शरीर के तापमान, मानव शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर यह क्या होता है, शरीर के बाहर स्थापित होता है। अच्छा, यह जो हमारा वृषण कोश है यह शरीर के बाहर ही क्यों स्थापित होता है, तो इसकी सबसे मेन जो वजह है, सबसे मुख्य जो इसका रीजन है वो ये है कि जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, तो शुक्राणुओं का जो मैच्योरेशन होता है वो शरीर के अंदर अधिक तापमान पर नहीं हो पाता। उसके लिए थोड़ा 37 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो ये हमारे जो वृषण कोश होते हैं वो शरीर से बाहर स्थापित होते हैं ताकि वृषण में जो स्पर्म बनेगा उसका जो विकास हो वो अच्छा हो, वो मैच्योर स्पर्म को बनाए। इसीलिए हमारा जो वृषण कोश होता है वो शरीर के बाहर स्थित होता है, यानी यह तापमान शुक्राणुओं के विकास के लिए क्या होता है, बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसीलिए हमारे वृषण कोश शरीर के बाहर लटके रहते हैं। एक चीज आप नोटिस करिएगा जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि यह जो मनुष्य का वृषण होता है इसका विकास तो उदरीय गुहा में ही शुरू हो जाता है, लेकिन गर्भ के 7वें माह में ये वृषण कोश में क्या होते हैं, आ जाते हैं। यानी इनका जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो उदर गुहा में ही जो है चालू होता है, लेकिन गर्भ के 7वें महीने में ये वापिस से फिर कहाँ आ जाते हैं, फिर वृषण कोश में आ जाते हैं। इसके बाद एक चीज और आप नोटिस करिएगा, क्रिप्टोरकिडिज्म, यह क्या है, गोपिक वृषणता है। यह एक रोग है, डिजीज है। तो यह डिजीज होता क्या है, यानी क्रिप्टोरकिडिज्म गोपिक वृषणता होता क्या है, तो यह एक रोग है और इस रोग में जो वृषण होता है वह वृषण कोश में नहीं उतर पाता है। कभी कभी क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो वृषण होता है, टेस्टिस होता है, वह वृषण कोश में जब नहीं उतर पाता तो उस रोग को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोरकिडिज्म बोलते हैं, गोपिक वृषणता बोलते हैं। और इस रोग को शल्य क्रिया द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगला है आपका जो कि आप नोटिस करिएगा, कैस्ट्रेशन यानी वृषण नाशन। ये वृषण नाशन क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में खेतों में काम करने वाले बैलों के वृषण को काट कर क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो बैलों के वृषण को काटकर क्यों निकाल दिया जाता है, अब यहाँ सवाल उठता है। तो आप एक चीज ये जान लीजिए कि जो नर जो है बैल होते हैं तो उनमें टेस्टोस्टेरॉन के कारण क्या होता है, उनके शरीर में उग्रता आ जाती है, वे आक्रामक हो जाते हैं। तो अगर आक्रामक हो गए तो फिर आपके खेतों की जुताई तो फिर नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो किसान होते हैं, जो बैलों से खेती करते हैं, तो अक्सर क्या करते हैं, अपने बैलों के वृषण को, टेस्टिस को काटकर क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन यानी वृषण नाशन। अब एक चीज और आप नोटिस करिएगा कि यह जो रैट होता है, चूहा, बैट, चमगादड़, ओटर यानी उदबिलाव, इनमें जो वृषण कोश होता है केवल जनन काल में ही वो शरीर से बाहर क्या होते हैं, वो निकलते हैं, उतरते हैं, और जनन काल समाप्त होने पर वापिस से फिर कहाँ चले जाते हैं, वापिस से फिर उदर गुहा में चले जाते हैं। उसके बाद एक चीज और नोटिस करिएगा
कि जो व्हेल मछलियां होती हैं, एलिफेंट होते हैं, सील मछलियां होती हैं, डॉल्फिन होती हैं, तथा ये जो प्रोटोथेरियन होते हैं, प्रोटोथेरियन यानी अंडे देने वाले जो स्तनधारी होते हैं, तो उनमें जो वृषण होता है वो उदर गुहा में ही स्थित होता है। क्यों? क्योंकि इनके शरीर के अंदर का जो तापमान होता है वो कम होता है। शरीर के अंदर का तापमान कम होता है और शरीर के बाहर का जो तापमान होता है वो ज्यादा होता है। तो शरीर के बाहर तापमान अगर ज्यादा रहेगा तो उनमें फिर स्पर्म मैच्योर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ये जो व्हेल, एलिफेंट, सील और डॉल्फिन और प्रोटोथेरियंस होते हैं, इनमें जो वृषण कोष होता है, वृषण होता है यानी जो टेस्टिस होता है, वो उदर गुहा में ही क्या होता है, स्थित होता है, ताकि स्पर्म का मैच्योरेशन अच्छे से हो सके। तो ये सारी की सारी चीजें आपने देखी टेस्टिस के बारे में, वृषण के बारे में। इसके बारे में आगे से आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो आपके लिए नहीं बनाएंगे। आपको कई पार्ट में छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको पूरा मानव जनन तंत्र, जो कि आपके NCERT और यूपी बोर्ड के पैटर्न पे जो है आधारित होगा। तो आपको मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत